आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। देखिए, हम मिडिल ईस्ट के बारे में, सऊदी अरब के बारे में, अरब नेशंस के बारे में देख रहे हैं। और मैं देखिए, मेरा ये होता है ना कि अगर मैं एक टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो उस पर खत्म कर देता हूं। मतलब मैक्सिमम चीजें जो उससे रिलेटेड है खत्म कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो पिछले 4-5 दिन से आप देख रहे होंगे मिडिल ईस्ट पे ही लेक्चर आ रहा है। मेरे ख्याल में एक और आएगा और फिर हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिया है। अक्सर आप सुनते होंगे मिडिल ईस्ट में अनरेस्ट है ना। जब हम डिबेट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि देखो ना, वो मिडिल ईस्ट है, वो मुस्लिम नेशन है, वहां पे कितने सिविल वॉर हो रहे हैं। अक्सर आपने इस तरीके के आर्गुमेंट सुने होंगे। लेकिन लेकिन एक्चुअली ऐसा क्यों है, कभी आपने सोचा है? हम आज बताएंगे आपको। डेटा डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्च फोरम्स हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च तो की है, लेकिन दोस्तों डेटा मिलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए, सरकारें जो है वो प्रॉपर डेटा देंगी नहीं। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पे जाते हैं, रिसर्च करते हैं। तो डेटा में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। ज्यादा हम डेटा की बात नहीं करेंगे। मैं आपको ओवरऑल प्रॉब्लम से बताऊंगा कि क्या है मिडिल ईस्ट, क्या रही है। अच्छा, वैसे तो हम मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में भी भयानक अनस्टेबिलिटी है। जो कॉजेज यहां है, सेम कॉजेज आपको नॉर्थ अफ्रीका में मिलेंगे। अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट ऊपर से नीचे तक मैक्सिमम देशों में सिविल वॉर्स है। बहुत ज्यादा दिक्कतें अभी आपने देखी। नाइजीरिया की क्या हालत है, बोको हरम का उदय। नॉर्थ अफ्रीका की हम किसी और दिन बात करेंगे। तो जो प्रॉब्लम यहां पे है, जो कॉजेज यहां पे है ना, सेम चीज आपको नॉर्थ अफ्रीका में भी मिलेगी। तो क्या कॉजेज है हम जानते हैं। इंस्टा पे और सारे सोशल मीडिया पे मैं आ गया हूं। आ क्या गया हूं, काफी टाइम से हूं। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से मुझे फॉलो करिए, अभी फॉलो करिए। अब हम एक एक देशों को समझते हैं। देशों में प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहला रीजन है रिलीजियस। रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं यहां पे। कैसे? देखो, धर्म एक बहुत अच्छी चीज है, वो आपको सही रास्ता दिखाती है। लेकिन अगर वो गलत हाथों में पड़ गई तो वो बर्बाद कर देगी। पूरी तरीके से देशों को, साम्राज्यों को, लोगों को बर्बाद कर देती है। यूरोप में यही हुआ। यूरोप में जो डार्क एज है, 6 से लेकर लगभग 14th सेंचुरी तक, इन 700-800 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। कैथोलिक्स ने, जीसस क्राइस्ट ने तो एक ऐसा मैसेज दिया था, प्यार का मैसेज दिया था। लेकिन जब ये कुछ ऐसे लोगों के हाथों में पड़ा जो इसका फायदा उठाए, फिर वहां से बर्बादी शुरू हो गई। 800 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं। अगर आप धर्म के खिलाफ बोलते तो आपको मार दिया जाता था। और ऐसा हर धर्म के साथ हुआ है। ठीक है, सिर्फ क्रिश्चियनिटी नहीं, हर धर्म के साथ हुआ है। तो अगर हम इब्राहिमिक रिलीजन की बात करें तो सबसे पहले आया जुडाइज्म। इसराइल में ना, ज्यूज जो है, यहूदी जो है, वो जुडाइज्म को फॉलो करते हैं। हालांकि पर्शिया में जोरास्ट्रियंस, ठीक है, ये जो धर्म है ये बहुत टाइम से यहां पे फॉलो हो रहा था। लेकिन हम इब्राहिमिक रिलीजन की बात करेंगे, हम मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, उसमें इस्लाम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो धर्म आया वो था जुडाइज्म। उसके बाद आया क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी जो है, जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया, जिसमें ज्यूज शामिल थे, वहां से क्रिश्चियनिटी फैली। आज से 2000 साल पहले जीसस की बर्थ को ही हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना, जीसस ऑफ नजरत, उनको ही, उनका ही बीसी एडी यही तो है ना। बीसी मतलब आज से 2000 साल पहले जीसस का जन्म हुआ। तो बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ, है कि नहीं? जैसे अभी हम 2020 में 2020 एडी चल रहा है ये, या जिसको सीई भी बोलते हैं, कॉमन एरा, है ना। तो अब ऐसा है कि जुडाइज्म आया, फिर क्रिश्चियनिटी आई, फिर आता है 632 एडी में, मतलब आज से 1400 साल पहले, इस्लाम। 632 एडी में इस्लाम का उदय हुआ। अब जब इस्लाम का उदय हुआ तो यूरोपियंस, हर जगह क्रिश्चियनिटी फैली हुई थी, पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैल गई थी। और इस्लाम आपको पता है, ये सऊदी अरब से, ये मक्का मदीना, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट, मक्का से मदीना गए थे प्रॉफेट मोहम्मद, ठीक है। हिजरा जिसको बोला जाता है, हिजरत उन्होंने की थी, माइग्रेशन, मतलब गए थे यहां से। तो मक्का मदीना इस्लाम में तो सबसे पवित्र स्थान है। तीसरा सबसे पवित्र स्थान है यरूशलेम। अब आप ध्यान दीजिएगा, यरूशलेम की इंपॉर्टेंस बहुत है। अभी तक इसराइल उस पर कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन इसराइल का ही है, इसराइल बोलता है। ज्यूज के लिए तो जो तीनों टेंपल्स हैं वो यहां पे ही बने। जीसस की बात करें तो उनका तो जन्म ही यहां पे हुआ।
मतलब उन्होंने अपनी पूरी जो टीचिंग्स हैं वो यहां पे फैलाई। इस्लाम की बात करें तो प्रॉफिट मोहम्मद ने भी जन्नत की यात्रा यहीं से तय की, जो सरमॉन्स थे उन्होंने यहीं से ही दिए। ठीक है, अब ये तीनों धर्मों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा है दोस्तों, इस्लाम फैलना शुरू हुआ। पहले ये वाला जो एरिया है, ये जो मिडिल ईस्ट है, ईरान हो गया, सऊदी अरब, जो अरब वर्ल्ड है, इराक हो गया, सीरिया हो गया, ये छोटी छोटी ट्राइब्स में डिवाइडेड था। यहां पे अलग अलग सभ्यताएं थी। जैसे इजिप्ट में बात करें तो इजिप्ट में भी इजिप्शियन सिविलाइजेशन फल फूल रही थी, तो अलग अलग सभ्यताएं थी। लेकिन जब इस्लाम फैला, देखिए इस्लाम के बारे में भी एक बहुत गलत धारणा है। इस्लाम ने एक तरीके से इक्वालिटी दी लोगों को। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय क्या था कि बहुत सारे लोगों को दबाया जाता था, है ना। तो लोगों ने इस्लाम को कबूल करना शुरू किया कि हम इस्लाम में तो हम उन बेड़ियों से आजाद हो जाएंगे जो हमको हजारों सालों से पहनाई जा रही है। तो बहुत सारे लोग इस्लाम में आए, फिर इस्लाम का एक्सपेंशन भी हुआ, बल पे भी। यस, इस्लाम जो 4 कैलिफेट्स हैं, युद्ध भी हुए, बल पे भी जीता। बिल्कुल, इससे भी कोई नकार नहीं सकता, इतिहास गवाह है इसका, किताबें गवाह हैं, है ना। तो इस्लाम जब फैला तो पूरे मिडिल ईस्ट में फैलता ही गया, अरब वर्ल्ड में फैलता गया। ठीक है, अब शिया सुन्नी का विवाद, सबसे बड़ी जड़ जो है मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम जो है, उसमें आप बैकग्राउंड में रिलीजन यानी कि शिया सुन्नी का ही विवाद पाएंगे। शिया जो प्रॉफिट मोहम्मद की ब्लड लाइन, और सुन्नी जो उनकी टीचिंग्स को मानते हैं, है ना, अबू बकर। अब देखिए, शिया सुन्नी एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, किसी और दिन मैं समझाऊंगा, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। तो ये शिया सुन्नी विवाद जो है, जो शिया नेशंस हैं वो शियाओं को फेवर करेंगे, हालांकि शिया माइनॉरिटी में है। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में 20 से 25% ही शिया होंगे, उससे भी कम। सुन्नी जो है वो मेजॉरिटी में है ना। तो शिया जो है, बहुत सारे नेशन, जैसे ईरान एक शिया नेशन है, इराक भी एक शिया नेशन था, हालांकि सद्दाम हुसैन सुन्नी थे। तो अगर आप आईसिस को भी देखें ना, तो वो भी सुन्नी ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो बैकग्राउंड में आपको शिया और सुन्नी मिलेंगे। रिलीजियस टेंशन बहुत ज्यादा है। शिया बोलते हैं कि हमारी अथॉरिटी चलेगी, सुन्नी बोलते हैं नहीं नहीं हमारी अथॉरिटी चलेगी। इसीलिए मिडिल ईस्ट का राजा कौन होगा? सऊदी अरेबिया, ईरान और टर्की में। अब तो टर्की में नहीं, देखिए टर्की में ये ऑटोमन साम्राज्य था। थोड़ा इतिहास में और बता देता हूं कि रोमन एम्पायर जो था, रोमन एम्पायर यहां तक पूरा ये सीरिया हो गया, और इनफैक्ट ये पूरा टर्की जो है, ये पूरा एरिया यहां तक फैल गया था। यूरोप तो था ही रोमन एम्पायर के पास, बाकी पूरा। लेकिन उसके बाद ऑटोमन एम्पायर जब 15वीं सेंचुरी में 1453 में ऑटोमन एम्पायर आया, है ना, तब हम ये देखते हैं कि उसने इस पूरे एरिया पे, ये टर्की तो था ही, उसके बाद ये सीरिया हो गया, फिर ये इराक का कुछ पार्ट हो गया, इन सब पे वो कब्जा करता चला गया और इस्लाम भी फैल गया, है ना। तो यहां से इस्लाम आया। इस्लाम का हालांकि बहुत पहले से एक्सपेंशन हो गया था, लेकिन यहां पे आया। तो धीमे धीमे लोग इस्लाम में कन्वर्ट होते गए। सऊदी अरेबिया से तो इस्लाम फैला, अब ऑटोमन एम्पायर ने उसको और बल दिया, ये और ज्यादा फैला। लेकिन वही बात है, शिया सुन्नी, ये विवाद हमेशा सही चलता रहा। अब वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट थे। वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ, 1914 में जब शुरू हुआ तो ऑटोमन एम्पायर टूट गया, टर्की अलग नेशन। फिर वर्ल्ड वॉर टू होता है। वर्ल्ड वॉर टू तक तो इस्लाम हर जगह फैल भी चुका था। वर्ल्ड वॉर टू क्योंकि तो उससे पहले स्लेवरी हुई थी। अब जब स्लेवरी हुई, सऊदी अरब, मतलब अरब अरब नेशंस और यूरोपियंस ने मिलके अफ्रीका पे, मतलब वहां पे स्लेव बनाने शुरू किए उनको। ठीक है, स्लेवरी शुरू की। स्लेव्स का प्रचलन आज से नहीं, बहुत टाइम से है। तो अफ्रीका में भी इस्लाम फैल गया। आज भी आप देखेंगे अफ्रीका के बहुत सारे देशों में जो रिलीजन है, जो ऑफिशियल रिलीजन है, वो इस्लाम है ना। तो अब हम ये देखते हैं, वर्ल्ड वॉर टू के बाद से दिक्कतें होना शुरू की। अच्छा, वर्ल्ड वॉर वन के पहले क्या होता, वर्ल्ड वॉर टू और वर्ल्ड वॉर टू के पहले क्या था? वर्ल्ड वॉर टू के ज्यादातर नेशन जो थे वो कॉलोनियल पावर्स के अंडर थे। अगर वहां पे रूल नहीं था तो एक बात समझिए कि ज्यादातर देशों में, मतलब उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा था, है ना। तो ये चीज हुई। अब जैसे हम बात करते हैं इराक की, ठीक है, इराक का थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। इराक में कितनी सारी सिविलाइजेशन आई, असीरियन, बेबीलोनियन एम्पायर, अखमेनिड्स को बोला जाता था, हेलेनिस्टिक, कितने सारे, रोमन, राशिदून, फिर कैलिफेट्स, इन्होंने रूल किया। फिर ऑटोमन एम्पायर के अंडर आया ये। 20th सेंचुरी तक इराक जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये टूट गया। और 1920 में ब्रिटिश मैंडेट ऑफ मेसोपोटामिया, यानी कि ये पूरा का पूरा रीजन ब्रिटिश के पास आ गया। ब्रिटिश ने बहुत सारे एरियाज में मैंडेट बना दिए थे, जैसे पैलेस्तीन को भी मैंडेट बना, वो उन्हीं के ही अंडर था एक तरीके से। बहुत सारे लोगों के साथ वर्ल्ड वॉर वन में क्या किया ना, ब्रिटिशर बड़ा खेल खेल गया
ब्रिटिशर ने यह बोला, मैं आपको पूरा बैकग्राउंड समझा रहा हूं, ये अभी तक बैकग्राउंड चल रही है। ब्रिटिशर ने यह बोला कि ऐसा है कि हम तुमको ये एरिया दे देंगे, वो एरिया दे देंगे, हमारी मदद कर दो। लेकिन जब इन लोगों ने मदद की, किसी को कुछ नहीं दिया, बल्कि अपना ही रूल जमा लिया। अब उसके बाद ब्रिटिशर देखिए, ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर डायरेक्ट रूल, कॉलोनी नहीं थी, इनडायरेक्ट रूल था। मतलब यहां पे जो रूलर था, यहां पे फैजल फैजल मतलब मोनार्की जो है, वन किंगडम स्टैब्लिश्ड इन 1921, 1921 में यहां पे मोनार्की स्टैब्लिश हो गई। राजा महाराजा का रूल हालांकि बहुत पहले से था, लेकिन यहां पे प्रॉपर अंडर द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिशर उसको कंट्रोल कर रहे थे, उन्हीं के ही अंडर था। और अल्टीमेटली 1932 में यह आजाद हो गया, बहुत जल्द आजाद हो गया। और 1958 में मोनार्की को फिर से ओवरथ्रो कर दिया और इराकी रिपब्लिक बनाया गया। उसके बाद इराकी रिपब्लिक, अरब सोशलिस्ट बैथ पार्टी, इसकी ब्रांचेस आपको इराक में और सीरिया में हर जगह मिलेगी। बैथ पार्टी की जो ब्रांचेस हैं, है ना। यहां से ही फिर सद्दाम हुसैन आया। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां से भी फिर सद्दाम हुसैन आया। अब जब सद्दाम हुसैन आया 1968 से लेकर 2003 तक उसका रूल था। इराक एक शिया कंट्री था, सद्दाम हुसैन एक सुन्नी था। तो जो भी रिफॉर्म थे उसको उसने सुन्नी को लेके किए, शिया को दरकिनार किया। तो शिया सुन्नी आप हर जगह देखेंगे। 1980 से लेकर 88 तक इराक और ईरान का युद्ध हो गया। अब दोस्तों ये सब कुछ हुआ और 2003 में सद्दाम हुसैन की बैथ पार्टी को अमेरिका ने रिमूव कर दिया। सद्दाम हुसैन, इराक को अमेरिका ने इन्वेड कर दिया था। मिडिल ईस्ट में आज दूसरा सबसे कारण मिडिल ईस्ट में अमेरिका है, यूएसए। पहला तो रिलीजियस टेंशन, दूसरा अमेरिका है यहां पे जो प्रॉब्लम्स है। और जैसे ही सद्दाम हुसैन की पार्टी को हटाया और सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सद्दाम हुसैन को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। तब से लेकर अभी तक इराक में भयानक अनस्टेबिलिटी है और अमेरिका इराक में रहा। अमेरिका इराक में 2011 तक रहा और अल्टीमेटली अमेरिका इराक से 2011 में बाहर गया। और जैसे ही इराक में 2011 में अरब स्प्रिंग हो गया और वहां पे इराक में आईसिस बन गया, ठीक है। और आईसिस ने फिर अपने पंख फैलाने, मतलब इराक का अपना बॉर्डर सीरिया से शुरू करता है, तो इराक और सीरिया को कंट्रोल करने लगा। और तब से लेकर अभी तक इराक में कंडीशन फिर भी बहुत बेटर है, लेकिन सीरिया में सिविल वॉर चालू है, ठीक है, तब से लेकर अभी तक। अब ऐसा है, जब इतने टाइम तक एक डिक्टेटर रहेगा तो लोग परेशान होंगे। लोगों को चाहिए डेमोक्रेसी। भाई देखो, एक चीज समझो, ये जितने भी देश है ना, यहां पे लोग बड़े अच्छे हैं। लोगों का क्या लेना देना भाई, लोग तो अमन चैन चाहते हैं, लोग अच्छा बिजनेस करते हैं। 80 टू 90% दे डोंट फेवर वॉर, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं को झेलना पड़ता है। एक इंसान घर में है, कब बम आके गिर जाएगा पता नहीं। इतने समय तक अगर कोई डिक्टेटर रूल करेगा, यानी कि उनकी फ्रीडम छीनी, तो वो चाहेंगे कि हमको डेमोक्रेसी मिले, हम चुनी हुई सरकार को देखना चाहते हैं। अथॉरिटी से फिर ये भी रहता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट के आपको ज्यादा मौके नहीं मिलने वाले। और ये नॉर्थ अफ्रीका में भी हुआ, ये इजिप्ट में, अल्जीरिया में, सूडान में, यही सेम प्रॉब्लम आपको यहां पे भी देखने को मिलेगी। तो ये जो अथॉरिटेरियन रिजीम है, इससे लोग बहुत परेशान हो गए, जिसकी वजह से अगेन मिडिल ईस्ट में क्राइसिस शुरू हो गई। अमेरिका का क्या रोल है? अमेरिका देखिए, ईरान, इराक और ये सब जितने भी, सऊदी अरेबिया तो ईरान का मतलब अमेरिका का दोस्ती है। अफगानिस्तान तो नहीं आता मिडिल ईस्ट में, लेकिन ये सब जो देश है ना, ये अमेरिका के लिए बहुत बढ़िया है। अमेरिका को लगता था कि मिडिल ईस्ट में हमारा प्रेजेंस होना चाहिए और यहां पर रिसोर्सेज भी बहुत बढ़िया है और वॉर एंड टेरर तो है ही है। हम भी यहां पे अपने बेस बनाएंगे और पूरे वर्ल्ड एक तरीके से दादा बनने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। यहां के लोगों ने बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं किया। देखिए, चौथी चीज एक और बहुत, अमेरिका का तो है ही, चौथी चीज यहां का कल्चर। देखिए, यहां का जो कल्चर है ना, वो आज का नहीं। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ये हजारों सालों का कल्चर है। अब जब यहां पे यूरोपियंस का कंट्रोल था, चाहे वो इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, कहीं पे भी, तो इसमें होता क्या था कि ये लोग अपना कल्चर थोप देते थे, मतलब मॉडर्न करने की बात करते थे। ये भी यहां के लोगों को पसंद नहीं आता था, जिसकी वजह से यहां पे कई बार विद्रोह होता था, है ना। तो 4-5 रीजन अगर हम सम अप करें, तो एक सबसे बड़ी बात तो रिलीजियस प्रॉब्लम, शिया सुन्नी की दिक्कत है। दूसरी चीज दोस्तों यहां पे है जो अथॉरिटेरियन रिजीम, डिक्टेटरशिप जो इतने समय से रही है ना, वो। तीसरी चीज बैकग्राउंड में अमेरिका है। अमेरिका ने जो इन्वेड किया, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप खत्म हो गए। अगर इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी नहीं दी जाती,
तो शायद इतनी बुरी हालत नहीं होती और शायद आइसिस नहीं खड़ा होता। लेकिन ये वाला जो था, इसकी वजह से आइसिस खड़ा हुआ। अमेरिका इसके पीछे है। और चौथा जो हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था यहां पे यूरोपियन पावर्स ने। अब दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू से लेकर 2011 तक सब ठीक था। सब ठीक मतलब क्या कि प्रोटेस्ट होते थे, ऐसा नहीं है, रेवोल्यूशन भी आए, क्रांति भी। जैसे भाई ईरान में 1979 में रेवोल्यूशन आ गया, यहां पे भी सेम प्रॉब्लम जो मैंने बताया, यहां पे भी सेम प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पे भी जो मोनार्की थी, जो राजे रेजा पहलवी, वो भी यूरोपियंस के अंडर थे एक तरीके से। वेस्टर्न पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था और इसीलिए 1979 में यहां पे भी विद्रोह हो गया। आज ईरान एक थियोक्रेसी है, धार्मिक राज्य, और ईरान एक सुन्नी शिया नेशन है। तो भाई ईरान को जितने भी शिया है वो सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली। आप ये समझिए, हम यमन का एग्जांपल लेते हैं। यमन में सिविल वॉर चल रहा है, सऊदी अरेबिया एक सुन्नी नेशन है। अब आप समझिए, यमन में जो हूती रिबेल्स हैं वो हैं शिया। ईरान जहां पे भी शिया रिबेल है या जहां शिया की सरकार है, ईरान उसको सपोर्ट करेगा। और जहां पे सुन्नी है और जहां सुन्नी की सरकार है, उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करेगा। और सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है तो अमेरिका सऊदी अरेबिया का बहुत अच्छा दोस्त है, तो अमेरिका भी इसमें कूदेगा। अब अमेरिका इसमें कूद रहा है तो रशिया अमेरिका का दुश्मन है, दुश्मन मतलब बनती नहीं है, तो रशिया भी इसमें कूदेगा। तो एक तरीके से पूरी दुनिया इसमें कूदी हुई है, भारत को छोड़ के। पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व है भयानक तरीके से। तो यमन सिविल वॉर की बात करें तो यमन में क्या है, यमन में जो सरकार है वो शिया सुन्नी है। तो सऊदी अरेबिया सरकार को बचाने की कोशिश कर रहा है। 2015 से अभी तक सिविल वॉर चल रहा है, करोड़ों रुपए फूंक दिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहां पे जो हूदी रिबेल्स हैं ये हैं शिया, और इसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। सेम चीज सीरिया में, लेकिन सीरिया में ऑपोजिट है। सीरिया में क्या है, सीरिया में जो बशार अल असाद है वो है शिया, तो उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। और यहां पे जो रिबेल्स हैं वो हैं आपके सुन्नी। आइसिस जो है ना, आइसिस, अब तो आइसिस का बहुत कमजोर पड़ गया है, लेकिन आइसिस सुन्नी, इस्लामिक स्टेट सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक जगह ईरान जो है वो किसको सपोर्ट कर रहा है, रिबेल्स को, और दूसरी जगह ईरान जो है वो सरकार को सपोर्ट कर रहा है। और सेम चीज सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया यहां पे सरकार को सपोर्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं यहां पे आइसिस का भी इंपैक्ट सऊदी अरेबिया कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि शिया सुन्नी बहुत ज्यादा गहरा है यहां पे, ये जो विवाद है ना। ये एक ओवरव्यू था। तो अब ईरान में, हाँ ईरान की बात कर रहे थे, तो 1979 में यहां पे रेवोल्यूशन है, बहुत ज्यादा। देखिए 1979 में बहुत कुछ है, बहुत सारे रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो अब छुटपुट रेवोल्यूशन आया, लेकिन 2011 में जो अरब स्प्रिंग हुआ उसने सब कुछ चेंज कर दिया। अभी एनिवर्सरी भी थी अरब स्प्रिंग की, अभी हम बात करेंगे अरब स्प्रिंग की। अब ये हमने बैकग्राउंड कवर कर दिया, थोड़ा सा हम और चीजें देख लेते हैं। वायलेंस, देखिए पॉलिटिकल डायनेमिक्स, मैंने बताया ना कि यहां पे पॉलिटिक्स ऐसी है, डिक्टेटरशिप। और अच्छा एक चीज लोगों को यह भी लगता है ना कि यहां पे डिक्टेटरशिप और शिया सुन्नी ही है, बल्कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे कॉजेज है। ट्राइबल, रिलीजन, जो पॉलिटिक्स, रिलीजन, आइडियोलॉजी, दे आर शेप्ड बाय मेजर ट्राइबल एथनिक सेक्टेरियन। देखिए जैसे कुर्द हैं, कुर्द कह रहे हैं कि हमको अपना देश चाहिए। कुर्द बड़े बहादुर लोग हैं, हमको अपना कुर्दिस्तान चाहिए, बहुत टाइम से कह रहे हैं, अभी तक उनको नहीं मिला। वहां पे ट्राइबल प्रॉब्लम्स है, एथनिक प्रॉब्लम्स है, ढेर सारी ट्राइब्स हैं यहां पे। जैसे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में बलूचिस्तान की प्रॉब्लम्स है ना। वो कह रहे हैं कि हम तो भैया अफगानिस्तान साइड से हैं, तो हमको अलग देश दो। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ डिक्टेटरशिप प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे ट्राइबल प्रॉब्लम है, एथनिक प्रॉब्लम है, सेक्टेरियन प्रॉब्लम है, रिलीजियस प्रॉब्लम है, रीजनल डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो अनरेस्ट को जन्म देते हैं। लेकिन इसमें मेन चीज आप यही देखेंगे, रिलीजन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, धर्म की वजह से, क्योंकि ज्यादातर ये धार्मिक राज्य है। मिडिल ईस्ट में आपको जो धर्म है, ऑफिशियल धर्म, दैट इज इस्लाम, तो ये धार्मिक राज्य है। अब लिबरल, आपको लिबरल मतलब ये नहीं होता है, लिबरल का लोग मीनिंग बड़ा गलत निकाल लेते हैं। भैया लिबरल मतलब, देखिए जो लोग किसी धर्म को गाली दे रहे हैं जो उल्टा सीधा, वो लिबरल नहीं है, वो बेवकूफ है ना। लिबरल मतलब होता है जो सही है उसको सही बोलो, सिंपल चीज है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका लिबरल माइंडसेट होना चाहिए, तभी आपको इंटरव्यू में वो लेंगे, वरना वो नहीं लेते। उनका पेपर का पैटर्न भी बिल्कुल लिबरली डिजाइंड होता है, ठीक है। यूरोप इतना लिबरल है, इसीलिए इतना डेवलप्ड है। तो लिबरल माइंडसेट, और दुनिया का सबसे लिबरल रिलीजन पता है कौन सा है? हिंदुइज्म। हिंदुइज्म दुनिया का सबसे लिबरल रिलीजन है, पढ़िए तब पता चलेगा।
भागवत गीता किसकी बात करता है? भागवत गीता का सार। मैं सोच रहा हूं भागवत गीता पे लेसन शुरू कर दूं, बहुत जल्द मैं करूंगा, वादा करता हूं आपसे, भागवत गीता के लेसन दूंगा। भागवत गीता क्या करता है? पूरी सोसाइटी को साथ में लेके चलो, समाज का कल्याण हो, यही तो सार है ना उसका। धर्म स्थापित करो। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में आप रिलीजन को देखेंगे ही। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, क्या है? ये जो डिक्टेटरशिप है, ये क्या करती है? सारी पावर अपने हाथ में ले लेती है। अब इसमें कुछ अमीर लोग हैं, उनको तो जैसे अब अगर हम बात करते हैं, और अच्छा एक चीज और, जो यहां पे प्रॉब्लम बता रहा हूं, सेम प्रॉब्लम आपको नॉर्थ अफ्रीका में भी मिलेगी। तो नॉर्थ अफ्रीका में लीबिया का एग्जांपल लेते हैं। लीबिया के जैसे मुअम्मर अल गद्दाफी थे, उन्होंने क्या किया? बहुत वक्त तक फ्रांस ने लीबिया पे रूल किया, फिर फ्रांस गया, मुअम्मर अल गद्दाफी डिक्टेटर हुए। ये भी सब 1970s, देखिए 1960s और 70s में एक के बाद एक तख्ता पलट हुआ है मिडिल ईस्ट में, एक के बाद एक। और ऐसा तख्ता पलट हुआ कि काफी वक्त तक एक ही अथॉरिटी ने रूल किया। लोग भी परेशान हो गए कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अगर लोग खुश हैं, चाइना में विद्रोह नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं लोग खुश हैं, लोग खुश हैं, उनको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, तो सब कुछ बढ़िया। हुआ क्या लिबिया में कि मुअम्मर अल गद्दाफी ने एक के बाद एक सारी कंपनीज को बाहर निकाल दिया। अब जब उन्होंने सारी कंपनीज को बाहर निकाला, तो भाई सब स्टेट ओन्ड। अब ये जो स्टेट ओन्ड चीजें हैं, इसमें सबसे ज्यादा फायदा मुअम्मर अल गद्दाफी को हुआ, लोगों को नहीं हुआ, क्योंकि वो उस तरीके के कंपनी चला ही नहीं पाए। साथ ही साथ फायदा किसको हुआ? कुछ चंद लोग जो बहुत अमीर थे। तो इनकम गैप, इनइक्वालिटी बढ़ी, ज्यादातर लोग बहुत गरीब होते गए और कुछ लोग बहुत अमीर होते गए। करप्शन बहुत ज्यादा है। अब ये प्रॉब्लम है भाई, वहां पे डेमोक्रेसी तो है नहीं मिडिल ईस्ट में, इसीलिए तो लोग बोल रहे हैं ना कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए। तो जब डेमोक्रेसी नहीं है तो करप्शन तो होगा ही होगा, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना भाई। अरब स्प्रिंग करप्शन से ही तो शुरू हुआ था ना भाई, अरब स्प्रिंग की बात करूंगा मैं। तो इतना ज्यादा करप्शन है यहाँ पे, लोग इतना ज्यादा पैसा कि लोगों को कोई मतलब परेशान है वो। नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है। नेपोटिज्म दोस्तों, यहां पे मेरिटोक्रेसी नहीं है। मेरिटोक्रेसी आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है, एग्जाम ही नहीं होंगे। यहां पे जो ऊपर की पोजीशन है उसमें सिर्फ अपने फेवरेट्स को बैठाया जाता है। ज्यादातर मिडिल ईस्ट नेशन में ही होता है, कुछ को छोड़ दे। अगर टर्की को छोड़ दे, टर्की एक लिबरल नेशन है क्योंकि वहां पे यूरोपियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। वैसे ज्यादातर में, कुछ तो सिविल वॉर में ही, तो वहां की तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसे सीरिया इस समय सिविल वॉर, अब तो चीजें ठीक हो रही हैं, यमन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना। तो नेपोटिज्म में भी, यानी कि नेपोटिज्म में क्या होता है ना कि एक तरीके से जो टैलेंट है वो आगे नहीं आ पाते हैं। अब जब टैलेंट आगे नहीं आ पा रहे हैं तो क्या है? दिक्कत होगी, लोग परेशान रहेंगे। फिर मॉडर्न विचार यहां पे नहीं है। जैसे आपने बहुत कम देखा होगा, जैसे अभी तो सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, मतलब क्या कहते हैं कि मार्स, वो क्या रोवर भेजा है, नहीं रोवर नहीं, ऑर्बिटर, है ना, अभी भेजा था यहां पे आपको। अब दोस्तों, अरब वर्ल्ड ऐसा है कि मैक्सिमम साइंटिफिक इन्वेंशंस यहीं से हुए हैं। बहुत सारी साइंस यहां से निकली, भारत से पढ़ के गए और फिर बहुत सारे साइंस निकाले। एलजेब्रा, ए एल लगा ना, एल, एल्केमी, एल्गोरिथम, ज्यादातर चीजें तो अरब से ही आई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो है अरब वर्ल्ड की बात करें और मिडिल ईस्ट की बात करें, तो वहां पे वो ज्यादातर हथियार बाहर से ही खरीदते हैं, खुद पे ही निर्भर है, मतलब बहुत ही कमजोर है। आज का जमाना अलग हो गया है। आज अगर लड़ाई हो रही है, तोप से हो रही है, प्लेन से हो रही है, ज्यादातर एरोप्लेन्स तो अमेरिका ही सप्लाई किए हुए हैं। आप लाठी डंडे घोड़े से थोड़ी ना लड़ने जाएंगे, वो जमाना गया। इन लोगों को लग रहा है कि यही जमाना है। तो एक तरीके से मिडिल ईस्ट जो मॉडर्न प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज्यादा है, ये अपने उन्हीं जो बहुत ओल्ड ट्रेडिशन है उसी में ही लिप्त है। जैसे ईरान 1979, वहां पे भी यही दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो वही लोग कर रहे हैं जो बाहर से पढ़ के आए, जो अमेरिका से स्टडी करके आए हैं, जो यूरोप से स्टडी करके आए हैं। यानी कि प्रॉपर यूनिवर्सिटी भी आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। ये दिक्कतें हैं ईरान में। अब बहुत लोग बोलेंगे सब कुछ यूनिवर्सिटीज अच्छी है, बिल्कुल सही बात है, कुछ चीजें ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी, कहीं एजुकेशन ठीक है, लेकिन प्रॉपर अगर आप ओवरऑल देखें तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। काफी दूर खड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट एक तरीके से। वक्त के साथ वो अपने आप को बदलने में नाकामयाब रहा, और इसमें धर्म सबसे बड़ा रोल प्ले किया। जो लोग थे उन्होंने आगे बढ़ने ही नहीं दिया लोगों को। इस्लाम की एक, मतलब देखिए, इस्लाम जो है अगर आप उसको देखें तो उसमें बहुत सारे सेक्ट हैं और वो आगे बढ़ने की बात कहता है,
लेकिन कुछ धर्म गुरु लोगों को रोकते हैं, वो आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो वहीं पे ही रोक के रखेंगे। और ये एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट भी है कि आगे क्यों नहीं बढ़ने देते हो, पढ़ाई करनी है हमको, है ना। तो ये चीज मिडिल ईस्ट के साथ है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी हैं। फिर उसके बाद यहां पे ज्योग्राफी भी ऐसी है। अब या तो आप यूएई के जो अल मखतूम है प्राइम मिनिस्टर, वैसा विजन हो आपका, आप उस तरीके के हो, उस तरीके का आपका दिमाग हो कि बंजर जमीन में भी आप सोना उगा लो। अब यहां पे ऐसा है नहीं, है कि नहीं। यूएई थोड़ा लिबरल है, थोड़ा क्या काफी लिबरल है, यहां पे ऐसा है नहीं, यहां पे बिल्कुल नहीं है। धार्मिक राज्यों में जो पूरी पावर है वो धार्मिक गुरुओं के ही पास होती है। तो ये भी एक दिक्कत है यहाँ की। ज्योग्राफी भी फिर ऐसी है कि चीजों को अलाउ नहीं करते, डिफिकल्ट टेरेन्स है, रेगिस्तान एरिया है, बहुत दूर दूर तक रेगिस्तान है, हालांकि नदियां बहती हैं, फर्टाइल है ये रीजन। फिर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। शिया की सरकार है तो शिया को फेवर करेगी, सुन्नी है तो सुन्नी को फेवर करेगी, और जो बाकी के अगर अपना राइट्स मांगते हैं उनको कुछ नहीं। रीजनल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं। और ये सब मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉर्थ अफ्रीका से के साथ भी ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये मैंने एक पेपर पढ़ा था, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रही है। मैं थोड़ा सा ही नाम भूल गया हूं, ठीक है। अब इसीलिए होता क्या है कि बहुत सारे टेररिस्ट, ये सब जो चीजें हैं, तो इसी वजह से अथॉरिटीज के खिलाफ टेररिस्ट ग्रुप खड़े हो चुके हैं। बहुत सारे देश जो है वो सिविल वॉर में है, छोटे छोटे टेररिस्ट, चाहे अलकायदा हो, कुछ को तो अमेरिका ने खड़ा किया, चाहे आईसिस हो, ये सब जो है वो खड़े हो गए हैं। और उसके बाद एक अलग ही तरीके की लड़ाई शुरू हो गई है। अब लोगों को प्रॉब्लम है, वहां पे भयानक वायलेंस है, लोग भाग रहे हैं वहां से, माइग्रेट कर करके यूरोप में आ रहे हैं, उनके पास कोई चारा ही नहीं है, वो क्या करे। भयानक रेप हो रहा है वहां पे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पीक पे है, और कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आप क्या कर सकते हो। फिर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम गवर्नेंस में भी, डेमोग्राफी से लिए तो मैं आपको बता ही चुका, इकोनॉमीज में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना। और देखिए एक चीज ये भी है ना कि इसमें ये सब मैंने आपको जो मेजर चैलेंजेस है ये बता दिए, है ना। अब मैं आपको बताता हूं, हाँ एक चीज और, यहां पे कोई प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है जो आगे आए। जो लोग आगे आते हैं उनको या तो यूरोप में रहना पड़ता है, वहां पे जाके शरण लेनी पड़ती है अमेरिका में, वरना अगर यहां पे रहेंगे तो मार दिए जाएंगे। ये लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते, सिंपल सी बात है। अभी जर्नलिस्ट थे ना, रोहिल्ला जो थे ईरान के, उनको मार दिया गया, उनको डेथ सेंटेंस दे दिया, क्योंकि वो ईरान की जो अथॉरिटी है उसके खिलाफ आवाज उठाते थे, तो उनको मौत की सजा दे दी। अभी दिसंबर की न्यूज है। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही नहीं है, लोगों को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही है, डेमोक्रेसी ही नहीं है, तो इसीलिए लोगों का और मूड खराब है। अब हम बात करते हैं अरब स्प्रिंग। अभी इतने समय से 2011 से चला आ रहा था ये, 2011 से ये 2011 तक, सॉरी 2000 वर्ल्ड वॉर 2 से लगातार 2011 में कोई ना कोई रूल ही कर रहा था मिडिल ईस्ट में। 2011 में क्या हुआ कि बेटा अरब स्प्रिंग होता है, शुरुआत होती है तुनिशिया से। तुनिशिया की बात करें तो यहां पे एक सब्जी वाला था जिसका नाम था मोहम्मद बुआजीजी। अब देखिए ये सारी चीजें उसके ऊपर कितनी हावी। वहां पे सब्जी वाला था, वो परेशान था, जो पुलिस ऑफिसर्स थे उससे करप्शन, उससे बहुत पैसा मांगते थे, करप्ट एक तरीके से वहां पे सिस्टम को दर्शा रहे थे। वो बहुत पैसा मांगते थे, रिश्वत मांगते थे, उसने मना कर दिया। उसकी सब्जी सब्जी की जो रेडी थी वो लगाने नहीं दे रहे थे। एक दिन उसका मूड खराब हुआ, उसने सुबह 11:30 बजे अपने शरीर पे तेल छिड़क के आग लगा ली। ये चिंगारी आग बन गई। देखिए कई बार कभी कभी क्या होता है ना, एक इंसिडेंट, इतने टाइम से लोग भरे बैठे हैं, एक इंसिडेंट ने क्रांति को जन्म दे दिया और ये हर जगह फैल गई। तुनिशिया में दोस्तों बहुत वक्त से 1980s से एक डिक्टेटर का नाम जैन एबदीन बेन अली, ये तुनिशिया के डिक्टेटर थे। 1987 से लेकर 2011 तक प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट बने टूनिशिया के। टूनिशिया अफ्रीका में है, ठीक है। अब दोस्तों इनको हटाने की मांग होने लगी कि हम कुछ नहीं जानते, इनको हटाओ। लोगों पे क्रैकडाउन हुआ। अल्टीमेटली 1 महीने के अंदर अंदर इनको इस्तीफा देना पड़ा। 14 जनवरी 2011 को अली को बहुत कोशिश की, लेकिन जब लोग जाग गए तो जाग गए, इनको इस्तीफा देना पड़ा। अब ये जो आग है ये बहुत सारे देशों में फैल गई। ये बगल में इजिप्ट चली गई। इजिप्ट में भी यही वी वांट डेमोक्रेसी, ऊपर से प्लेन आ रहे हैं। इजिप्ट अथॉरिटीज जो है, होस्नी मुबारक वो समय थे, वो प्लेन उड़ा रहे हैं। वो भी 1981 से एक्टिव थे। वहां पे भी बहुत टाइम से डिक्टेटरशिप थी।
तहरीर स्क्वायर में, कायरो में तहरीर स्क्वायर में बोले, मतलब सब लोग खड़े हुए थे, तो लोग बोले हाँ गिरा दो गिरा दो गिरा दो, बम हम मर नहीं आए, हमको जीना ही नहीं है, क्या डरा रहे हो। गिर गई उनकी सरकार, चले गए वो भी। डेमोक्रेसी इजिप्ट में नहीं है, तुनिशिया में डेमोक्रेसी आई, इजिप्ट में डेमोक्रेसी नहीं आई, क्योंकि बाद में ऐसा लगा कि लोग शायद जो लोगों के नुमाइंदे हैं, ठीक है, जो पार्टी है वहां की, वो मे भी, देखिए इसमें एक और एंगल है पार्टी का, लेकिन उसमें हम नहीं जाते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, फिलहाल अभी हम उसको साइड में रखते हैं। लेकिन वहां पे जो लोग हैं वो शायद अपने आप को गवर्न नहीं कर पाए, तो मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। तो एक तरीके से अभी इजिप्ट में खाली वो सामने से ही डेमोक्रेसी दिखती है, एक्चुअली में पूरा मिलिट्री का ही रूल है, वहीं की पार्टी रूल करती है। अरब में भी, सऊदी अरब में भी ये चिंगारी पहुंची, सऊदी अरब में भी लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, भाई वहां पे भी तो इतने टाइम से डिक्टेटरशिप है, मतलब अथॉरिटेरियन एक ही हाउस रूल कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब ने उसको दबा दिया, ये बात बाहर ही नहीं आने दी, ठीक है। यूएई में कोई दिक्कत थी ही नहीं, क्योंकि यूएई में तो ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है, लोग वहां पे वैसे ही खुश है, छोटा सा तो देश है, ज्यादातर उसमें 60 to 70% तो बाहर से ही है, पाकिस्तान भारत, तो वहां किसको कोई प्रॉब्लम होगी। यमन में सिविल वॉर चालू हो गया, यमन में भी वही चीज, जो साले थे उनकी जो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, मतलब वो भी बहुत टाइम से रूल कर रहे थे, उनके खिलाफ शुरू हो गया प्रॉब्लम, वहां पे सिविल वॉर शुरू हो गया, और यमन सिविल वॉर में चला गया। सीरिया में बशार अल असद के खिलाफ सब लोग खड़े हो गए, बशार अल असद इस्तीफा दो, ये प्रॉब्लम शुरू हो गई कि आप इतने टाइम से असद परिवार, बशार अल असद 2000 में आए, मतलब 2000 के बाद आए, डॉक्टर हैं बशार अल असद, काफी पढ़े लिखे, शिया है वो भी, काफी पढ़े लिखे हैं, उनके पिताजी उनके दादाजी 1967 से असद परिवार रूल कर रहा है। तो यहां पे लोग बोलने लगे कि इनको इस्तीफा दिलाओ और हमको डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इराक में भी से, इराक में तो बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही थी भाई, दाइश जो है, मतलब आइसिस जो है, वो इराक से शुरू हुआ, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, है ना, तो ये सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन। अब इराक में भी यही प्रॉब्लम थी ना, इराक जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया 2005 में, अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया, सद्दाम हुसैन को फांसी दी, तभी से वो अनस्टेबल हो गया। फिर 2011 में अरब स्प्रिंग, मतलब जो वो चाहते थे वही हो गया, तो वहां पे आइसिस खड़ा हो गया, और इराक में भी वही होगा, क्योंकि भाई इराक जो है वो बेसिकली शिया नेशन है, लेकिन सद्दाम हुसैन सुन्नी थे, अब सद्दाम हुसैन हटे, फिर इराक में शियाइज्म आया, लेकिन फिर यहां पे आइसिस खड़ा हुआ, ठीक है। ईरान में तो खैर कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहां पे कोई दिक्कत हो नहीं सकती, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो ईरान में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जॉर्डन में भी दिक्कतें हुई, लेकिन इतनी कोई खास दिक्कत नहीं हुई जिससे सिविल वॉर की कंडीशन आ जाए। तो यहां पे कुछ देश जो हैं, ठीक है, मैं आपको मैप में दिखाता हूं, ठीक है, जैसे सीरिया हो गया और आपका यमन हो गया, सीरिया और यमन में बहुत बुरी हालत है यहां पे अभी तक, और इराक में, ये 3 देश ऐसे हैं जहां पे बहुत 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 बुरी हालत है। तो कुछ देश में तो डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन कुछ देशों में डेमोक्रेसी नहीं आई, और वहां से लेकर अभी तक, तो 2011 भी मिडिल ईस्ट क्राइसिस का सबसे बड़ा रीजन है। अभी जो प्रॉब्लम है अरब स्प्रिंग में, अरब स्प्रिंग को आप बैकग्राउंड में पाएंगे, ये सब अरब स्प्रिंग से ही शुरू हुआ, और ये क्यों शुरू हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वर बिकमिंग फेल्ड स्टेट, और लोग परेशान होते जा रहे थे, लोग परेशान होते जा रहे थे कि क्या करें हम, और वही गुस्सा फूट गया, जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम शुरुआत में प्रॉब्लम्स बताई थी ना, वही सब एक्यूमुलेट होके गुस्सा फट गया, और लोगों ने फिर विद्रोह किया। तो ये चीज है, इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं होगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगी, एवोल्यूशन नहीं होगा, वक्त के साथ अगर आप चेंज नहीं होंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। जस्टिस सिस्टम यहां पे बहुत वीक है ना, औरतों को तो बिल्कुल राइट्स ही नहीं है, उनको तो क्या बताऊं कि उनकी अगर आप हालत पढ़ लेंगे, बहुत ही बुरी हालत है उनकी, तो उनको तो कोई राइट्स, ऐसे तो उनको खुले बाजार में, जहां पे सिविल वॉर है ना, या आईसीस एक आतंकी संगठन है, ये लोगों को मारता है, औरतों को बेचता है, उनको स्लेव की तरह ट्रीट करता है, ऐसा है। अब अमेरिका, आप क्या वेस्ट हेल्प कर सकता है, वेस्ट देखिए कोई हेल्प कहीं से नहीं आ रही है, ये जितने भी वेस्टर्न नेशन है, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, ये बस अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कर बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको इनका इंटरेस्ट है, ठीक है, और इनको लगता है, देखिए एक अच्छी चीज ये है कि डेमोक्रेटिक चेंज ये लाना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी लाए, अब उसी के लिए तो युद्ध चल रहा है, अमेरिका और वेस्ट सोच रहे डेमोक्रेसी लेके आए, लेकिन उधर अमेरिका और इस चीज में तो चलिए ठीक है, यूरोप का स्टांस अच्छा है, लेकिन इधर रशिया कह रहा हम लाने ही नहीं देंगे। तो आगे होने क्या वाला है अभी तक हमको नहीं पता, इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे निकलेगा, बैठ के ही बातचीत करके ही निकलेगा,
हालांकि अभी 2020 में कंडीशन काफी ज्यादा बेटर हो गई है, लेकिन आप अमेरिका छोड़ के जा रहा है। जैसे अमेरिका कुर्दों को छोड़ के जा रहा है, कुर्दों ने अमेरिका का बहुत साथ दिया लड़ाई करने में। हालांकि अमेरिका डायरेक्ट किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं रहा है, उसने खाली यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी है, यहाँ की आर्मी को ट्रेन किया है। लेकिन अब अमेरिका अफगानिस्तान से छोड़ के जा रहा है, और अब अमेरिका इधर सीरिया से तो चले ही गया, मतलब वहां पे एक्टिवली इन्वॉल्व है नहीं वो। क्योंकि होता क्या है ना कि मिडिल ईस्ट को उसी हिसाब से जीने दो। कंक्लूजन ये भी आप निकाल सकते हैं, उनके तौर तरीकों में ज्यादा इंटरफियर मत करो, जैसे वो जी रहे हैं उनको जीने दो। जैसे ही अमेरिका घुसा वहां पे चीजें खराब हो गई। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आप समझे होंगे। मैंने रीजंस बताए हैं क्यों इतना ज्यादा अनरेस्ट है मिडिल ईस्ट में, आपको एक बढ़िया क्लैरिटी मिली होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।